हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। ये इसका पार्ट 1 वीडियो रहेगा। इससे पहले के जो 4 पार्ट्स हैं यानी 4 चैप्टर हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए, तो आज की क्लास में जो हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं वो हैं भारत के प्रमुख परिमंडल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें जल मंडल्स, स्थल मंडल्स, वायुमंडल्स और जैव मंडल्स। यानी कि इसमें यहाँ भारत नहीं पृथ्वी होगा, तो पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल्स होते हैं इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। और साथ ही साथ हमें महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, यानी ये 7 होते हैं, 7 के बारे में पढ़ना है। और महासागर 5 होते हैं, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे और अगली क्लास में हम महासागर के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मानव जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं, जो से भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। इसीलिए यहाँ पर मानव जीवित रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए जो तत्व होते हैं वो सभी के सभी उपस्थित हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी भूमि, जल, हवा। ये सारे के सारे जो 3 हैं, ये पृथ्वी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको हम भूमंडल कहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो स्थान है ठोस है पूरा, और इसी स्थान को हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के ऊपर जो जमीन वाला ठोस भाग है उसको हम भूमंडल कहते हैं। इसके आगे है गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। अब ये तो हमारा ठोस भाग हो गया ये, और इसके ऊपर ये चारों तरफ हवा की लेयर्स पाई जाती हैं। इधर हम देखेंगे तो गैस की परतें पाई जाती हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? उनको ही हम वायुमंडल कहते हैं। और इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही कुछ अदर गैसेस भी इसी वायुमंडल में पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जल मंडल कहते हैं। ये हमारा स्थल मंडल हो गया। अब ये जो एरिया बचा, ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये जो है जल मंडल है, यानी यहाँ पर जल पाया जाता है। तो पृथ्वी पर स्थल को छोड़कर जितना भी भाग शेष बचता है उसको जल मंडल कहा जाता है। जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं आती हैं, जैसे समुद्र, महासागरों का जल तो आता ही आता है, साथ ही इसमें नदियों का जल, झीलों का जल, तालाबों का जल, झरने का जल और जल बाष्प का जो जल होता है वो सभी के सभी जल इसमें पाया जाता है। यानी जल मंडल में जल के जितने भी स्रोत होते हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है जीव मंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और सभी प्रकार के जीवन बनाने के लिए परिस्थितियां पैदा करते हैं। अब यहाँ भूमि मिल गया, जल मिल गया और वायु मिल गया, और ये तीनों स्थान मिलकर एक ऐसी जगह क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट कर देते हैं जिसमें जीवन संभव हो पाता है, जिसमें जीवन लोग जी पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये स्थल है और ये जल है, क्या इन दोनों से जीवन संभव हो पाएगा? नहीं, क्योंकि हवा नहीं है। मान लीजिए ये जल है और हवा है इधर ऊपर वाली, तो क्या जीवन संभव हो पाएगा? तब भी नहीं हो पाएगा। तो जल, हवा और भूमि, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिल जाती हैं उसको जीव मंडल कहा जाता है, यानी कि वायोस्फीयर। तो पृथ्वी पर ये पाया जाता है जिसके कारण जीवन यहाँ पर संभव हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भूमंडल, यानी पृथ्वी के ऊपर जो भूमि वाला भाग है उसकी कर लेते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों
और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। यानी कि जो भूमंडल होता है वो क्या होता है, उसमें चट्टानें पाई जाती हैं और बहुत सारी मिट्टी की पतली पतली परतें पाई जाती हैं, जिसमें सभी जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उसको ग्रो करने के लिए, उनको बढ़ने के लिए इसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। अब पृथ्वी की टोटल अगर हम सतह की बात करें तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। अब पृथ्वी पर दो भाग होते हैं, एक जल वाला और एक थल वाला। तो जो थल वाला बड़ा बड़ा भाग है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो इसको हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तथा जल का जो बड़ा भाग है, जलाशय को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये जल है, ये जल है, ये जल है, ये सब क्या है, जल है। तो जल के इस भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रशांत महासागर है, तो ये अटलांटिक महासागर दक्षिणी महासागर से जुड़ा है। प्रशांत महासागर भी दक्षिणी महासागर से जुड़ा है। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ है और प्रशांत महासागर दक्षिणी महासागर से जुड़ा हुआ है और अटलांटिक महासागर आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी महासागर हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्या जो महाद्वीप हैं वो भी एक साथ जुड़े हुए हैं? तो नहीं, कुछ अलग हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बिल्कुल अलग है, ये नहीं जुड़ा हुआ। वहीं इसी तरह से हम बात करें तो अमेरिका वाले दोनों महाद्वीप, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, लगभग ये भी अलग हैं, एक छोटे से रास्ते के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से कुछ महाद्वीप जो अलग हैं, कुछ आपस में जुड़े हुए भी हैं। चलिए, तो हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ लेते हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। अब ये पूरा का पूरा समुद्र है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसका जो तल होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। इसका लेवल एक बराबर होगा। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जो 0 माना जाता है। अब कहीं की भी अगर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्या किया जाता है, समुद्र के तल के लेवल से पर कितनी ऊंची वस्तु है उसका मापन कर लिया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, और जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है तो वो 8,848 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी पृथ्वी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो समुद्र तल से मापा जाए तो उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में है, जिसे हम मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं, और जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो ये प्रशांत महासागर है, इसी महासागर में ये पड़ता है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी अधिक है? सबसे ऊंचा पहाड़ है 8,848, लेकिन समुद्र में जो गहराई पर पहाड़ है, समुद्र में जो सबसे अधिक गहराई पर पहाड़ है, वो उस पहाड़ की भी ऊंचाई क्या है, पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा स्थान है उससे भी अधिक ऊंची है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे सोरप्पा ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। यानी ये दो व्यक्ति हैं, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंटेन एवरेस्ट, इस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। इसके बाद जापान की जुको ताबई विश्व की पहली महिला हैं, जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम इन्होंने रखा महिला के रूप में। और उसके बाद 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा बछेंद्री पाल ने, जो भारत की हैं। तो इस तरह से अब तक कई ऐसे लोग हैं जो इसकी सैर कर चुके हैं। चलिए, अब हम एक एक करके सभी महाद्वीपों के बारे में जान लेते हैं। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। विस्तृत जलराशि के द्वारा ये एक दूसरे के साथ अलग हुए हैं। यानी 7 महाद्वीप हैं और ये जल के बीच बीच में इनमें जल है, और इस जल के कारण क्या है, ये एक दूसरे से अलग हैं। यह महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका।
तो ये 7 महाद्वीप हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। आप इस मैप में देखेंगे यहाँ पर, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये पीले कलर का एशिया है, और ये अफ्रीका है, और ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ पर ये आप देखेंगे ये यूरोप है। तो इस तरह से 7 महाद्वीप हैं और उनकी स्थिति भी आप जान गए होंगे। चलिए अब हम सबसे पहले एशिया की बात कर लेते हैं। तो एशिया आप देखेंगे यहाँ से ये पूरा का पूरा क्षेत्र एशिया महाद्वीप आता है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। जितना पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग सिर्फ और सिर्फ एशिया महाद्वीप पड़ता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ से इस तरह से देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध है, और यह कर्क रेखा जो है इसके मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भी इससे होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जिसे यूरोप से अलग करता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ये यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अब यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र जो दोनों में है, यानी एशिया का भी प्लस यूरोप का भी, तो उस क्षेत्र को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। आई होप कि अब आप एशिया के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब हम यूरोप के बारे में पढ़ लेते हैं। यूरोप एक बहुत ही छोटा सा महाद्वीप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एशिया से काफ़ी छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये एशिया है तो एशिया के पश्चिम में स्थित है ये, तो इसलिए ये एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त से इससे होकर गुजर कर जाता है, और यहाँ पर एक 66.5 पर अंटार्कटिका वृत्त पड़ता है जो यूरोप से होकर गुजर के जाता है। यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो ऊपर देखेंगे तो आर्कटिक महासागर पड़ता है, इधर की साइड देखेंगे आप तो अटलांटिक महासागर पड़ता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो भूमध्य सागर पड़ता है। तो इन तीनों के द्वारा यह तीनों तरफ से घिरा हुआ है। चलिए अब हम अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। हम बात करें अफ्रीका की तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये सेकंड लार्जेस्ट महाद्वीप है दुनिया का। पहला महाद्वीप एशिया था। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस वृत्त के इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ये हमारी विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश है। तो ये क्या है, इसके बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आप देखेंगे ये हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गई मकर रेखा और ये हो गई कर्क रेखा। तीनों की तीनों रेखाएं जो हैं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अफ्रीका में ही स्थित है। यहाँ पर सहारा रेगिस्तान पड़ता है और यह सबसे गर्म स्थान है दुनिया का। तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ता है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र तथा महासागरों से घिरा हुआ है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक नदी बहती है, नील नदी, जो अफ्रीका से होकर ही गुजरती है और ये सबसे अधिक लंबी है। और ये सभी तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। इधर से महासागर, इधर अटलांटिक महासागर है और इधर देखेंगे हिंद महासागर, इधर देखेंगे तो आप दक्षिणी महासागर है और साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो भूमध्य महासागर है। तो इस तरह से कहें तो ये सभी तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। चलिए अब हम उत्तरी अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा चलिए अब बात करते हैं हम उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिणी अमेरिका के साथ एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा संधि कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये एक सक्रिय रास्ते से जुड़ा हुआ है और इस जुड़े हुए भाग जो संधि बनाता है उस संधि को हम पनामा संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। आप यहाँ से देखेंगे तो ये पूरी तरह से उत्तरी दिशा में पड़ता है और यहाँ से देखेंगे तो पश्चिमी दिशा में भी पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका
पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। यह तीनों ओर से महासागर से घिरा हुआ है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? तो यह तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो पहला आर्कटिक महासागर आप यहाँ पर देखेंगे, आर्कटिक महासागर हो गया, ये अंटार्कटिक महासागर हो गया और ये प्रशांत महासागर हो गया। तो इस तरह से ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। अगला है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हम यहाँ पर देखेंगे ये है हमारी 0 अक्षांश रेखा। तो अधिकांश भाग कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में पड़ता है। इससे पूर्व में पश्चिम में 2 महासागर हैं, एक अटलांटिक महासागर है और एक प्रशांत महासागर। हम इधर की तरफ पूर्व की साइड देखें तो ये अटलांटिक महासागर है और इधर हम पूर्व की ओर देखें तो इधर क्या है, पश्चिम की ओर देखें तो प्रशांत महासागर पड़ता है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी बहती है। तो सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी, वो कहाँ बहती है? वो दक्षिणी अमेरिका में ही बहती है। आप यहाँ पर इसे देख भी सकते हैं। तो ये नदी यहाँ पर बहती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे की ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल दक्षिणी साइड में है। तो इस तरह से हम कहें तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ। आप यहाँ देखेंगे तो इसके चारों तरफ जल है, इसीलिए यह क्या है, चारों तरफ से जल और महासागरों से घिरा हुआ है। इसमें इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। यह एक महाद्वीप के साथ साथ एक द्वीप भी है, जिसके कारण से महाद्वीपीय द्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। तो आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझ गए होंगे। चलिए लास्ट और एक और रह गया है जिसके बारे में भी जान लेते हैं। ये है अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में पड़ता है। हम जो दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल इसके मध्य में स्थित है। इसलिए यह हमेशा बर्फ़ की मोटी परत से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मानव नहीं रहता, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है, जिसके कारण यहाँ पर मानवीय जीवन नहीं है। बहुत से देशों ने अपने यहाँ पर शोध केंद्र बना रखे हैं और भारत ने भी अपने यहाँ पर शोध केंद्र बना रखे हैं, जिनके नाम है मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और भारती। तो ये भारत के कुछ यहाँ पर शोध केंद्र हैं जिनके जरिए यहाँ पर शोध किया जाता है। तो इस तरह से आज की इस क्लास में हमने देखा कि महाद्वीप कौन कौन से हैं और सभी के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, उनके बारे में डिस्कस किया। चलिए, तो ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर ये क्लास हमारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।